हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 8 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया के किस स्टेट में 20 करोड़ तक की इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME विंग कोऑपरेट करेगा। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME विंग ने अनाउंस किया है कि वो झारखंड में 20 करोड़ तक की इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कोऑपरेट करेगा। ये देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME विंग है उसने अनाउंस किया है कि झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंडस्ट्री है और वो सेटअप हो रही है जिसकी लागत 20 करोड़ रुपए तक की है तो उसको कोऑपरेशन किया जाएगा MSME विंग द्वारा। इसमें क्या होगा, 70% अमाउंट जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी और 30% अमाउंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बेयर किया जाएगा। तो आप देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME विंग ने कहा है कि झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 करोड़ तक की कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करेगी। जो ये MSME विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया की जितनी भी होती हैं उनमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यही बनाता है। आप देखिएगा, क्योंकि झारखंड में कोऑपरेशन किया जाएगा तो झारखंड की बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन यूनियन को maastricht ट्रीटी यानी संधि के अनुसार सेटअप किया गया था। आपको बताना है maastricht ट्रीटी किस वर्ष फोर्स में आई थी यानी लागू हुई थी। तो maastricht ट्रीटी 1993 में लागू हुई थी। कब? 1993 में। और इसी वर्ष यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था। चर्चा में इसलिए है कि क्योंकि रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर जो हाई लेवल डायलॉग है उसकी पहली मीटिंग हुई है। क्या? इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर जो हाई लेवल डायलॉग है उसकी पहली मीटिंग हुई है। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है इसमें? तो जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ये जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर हाई लेवल डायलॉग है इसमें डिस्कशन क्या हुआ? डिस्कशन ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट हैं उनका री इनिशिएशन किया जाए, मतलब कि वो जो रुके हुए हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उनको वापस से चालू किया जाएगा। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर पहले हाई लेवल डायलॉग इसकी बैठक हुई है और इंडिया की तरफ से किसने हेड किया है इसको? पीयूष गोयल ने। ये हाई लेवल जो डायलॉग बना है ये 15वीं इंडिया EU लीडर समिट जो कि जुलाई 2020 में हुई थी उस दौरान इसको बनाया गया था। तो आप देखिएगा, फर्स्ट इंडिया EU हाई लेवल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिसेंटली हुआ है। यूरोपियन यूनियन मैंने आपको बता दिया, maastricht ट्रीटी के द्वारा 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। टोटल 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन में और इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में जो जापानीज कॉर्पोरेट्स हैं उनको बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जापान की मफजी बैंक के साथ किसने MOU साइन किया है? तो जापान की जो मफजी बैंक है उसके साथ ICICI बैंक ने एक MOU साइन किया है ताकि जापानीज कॉर्पोरेट्स की इंडिया में हेल्प की जा सके। ये देख लीजिए, रिसेंटली ICICI बैंक ने जापान की मफजी बैंक के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो जापानीज कॉर्पोरेट्स इंडिया में प्रेजेंट हैं उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट को पूरा किया सके, यानी लोन लेने में आसानी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, उन सब में आसानी हो। तो जापानीज कॉर्पोरेट्स की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जापान की मफजी बैंक ने ICICI बैंक के साथ एक MOU साइन किया। आप इतना देखिएगा, कुछ दिन पहले ही ICICI बैंक द्वारा नियो जो फिनटेक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप की गई थी MSMEs को प्रीपेड कार्ड रिलीज करने के लिए। तो ICICI बैंक देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और CEO कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किस स्टेट में 173 करोड़ के साइंस सिटी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए एक MOU साइन किया गया है? तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, किसने? केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने आपस में एक MOU साइन किया है ताकि उत्तराखंड के देहरादून में 173 करोड़ का एक साइंस सिटी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा सके। ये देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि देहरादून में एक साइंस सिटी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया सके, और इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी 173 करोड़। ये जो 173 करोड़ है इसमें 88 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 85 करोड़ कौन देगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट देगा। 4 वर्षों में जाकर ये साइंस सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिएगा रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 173 करोड़ का एक MOU साइन हुआ है साइंस सिटी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये बॉडीज़ हैं जो साइंस सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, आपको ये याद रखना है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ना भी रखेंगे तो भी चलेगा। उत्तराखंड चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली शिवालिक आर्बोरेटम जो कि उत्तराखंड का फर्स्ट बोटानिकल गार्डन है, ये नैनीताल में सेटअप किया गया है। CM कौन है उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। आप याद रखिएगा इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले इसको हैली नेशनल पार्क से नाम से जाना जाता था और ये 1936 में सेटअप हुआ था। तो आप देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और पुराना नाम याद रखिएगा हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है SKAO यानी स्काउ, जो कि एक नया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित है। आपको बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो SKAO का हेडक्वार्टर है UK में। कहाँ पे, UK में। चर्चा में क्यों है आप देख लीजिए। रिसेंटली स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इसको इस्टेब्लिश करने की परमिशन किसने दी है, स्काउ काउंसिल ने। स्काउ क्या है, एक न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित है और इसका हेडक्वार्टर है UK में। स्काउ 10 कंट्री से मिलकर बना है, 10 कंट्री से मिलकर स्काउ बना है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जिसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है। मैं आपको बता दूं जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं ये सिर्फ प्रकाश को ही पकड़ते हैं, लेकिन जो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं ये प्रकाश के साथ साथ जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं उनको भी कैच करते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा कारगर है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ बन रहा है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। आप याद रखिएगा स्काउ के द्वारा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 यानी 2021 इसको किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये देख लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा 5 दिनों तक चलने वाले नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है IIHR कैंपस बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है, और वहीं पर नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल है उसका थीम क्या है, थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप्स एंड स्टैंड अप इंडिया। आप देखिएगा पहली बार ऐसा हो रहा है जब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। आपको पता ही है जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ऑल ओवर कंट्री में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है ये एक ICAR मैंडेटेड बॉडी है। ICAR की बात करें तो नेशनल लेवल पर इसने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया था, आपको पता ही होगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात करें और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बेंगलुरु में है, अभी बताया मैंने आपको। ICAR याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल, ये एक ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल इसको लॉन्च किया है IRCTC ने। किसने, IRCTC ने। ये देख लीजिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि एक ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस है। पहले से ही जो आपका IRCTC है वो ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग करवाता ही था, अब ऑनलाइन बस बुकिंग भी करवाएगा। तो ये पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो तीनों फील्ड में यानी बस, ट्रेन और प्लेन दोनों फील्ड में काम करेगी, तीनों फील्ड में। अब क्रूज बाकी रह गया, शायद उसका भी प्रोवाइड करने लगे। IRCTC की बात करें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1999 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। यह क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक कोलैबोरेशन हुआ था HAL और किस कंपनी के बीच में, तो इंजन कंपोनेंट डिज़ाइन करने के लिए जो कोलैबोरेशन था HAL और किस कंपनी के बीच में, जिसको कि बढ़ा दिया गया है, तो रोल्स रॉयल्स
रोल्स रॉयस और HAL के बीच में इंजन कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए 50 वर्ष पहले एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसको रिसेंटली बढ़ा दिया गया है। ये देख लीजिए, रोल्स रॉयस जो कि यूके की एक कार मेकिंग कंपनी है, उसने HAL के साथ जो किया गया MOU है, इसको बढ़ा दिया गया है। HAL और रोल्स रॉयल ने लगभग 50 वर्ष पहले इंजन कंपोनेंट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक MOU साइन किया था। रिसेंटली इसको बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो HAL द्वारा मार्क 81 इंजन्स बनते हैं, मार्क 81 इंजन्स बनते हैं, वो रोल्स रॉयस की मदद से ही बनते हैं। अब MOU को बढ़ा दिया गया है, 50 वर्ष इसके कंप्लीट हो गए थे। तो रोल्स रॉयस याद रखिएगा, ये यूके की कार मेकर कंपनी है, या फिर ये कह लें कि BMW की सब्सिडरी भी है रोल्स रॉयस। आपने देखा ही होगा गाड़ियाँ इसकी। HAL चर्चा में क्यों है? क्योंकि कंट्री की मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए HAL द्वारा एक फ्यूचरिस्टिक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट भी डेवलप किया जा रहा है। HAL 1940 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। वालचंद हीराचंद द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि CMD कौन है? R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसको किस इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये देख लीजिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है टेरी का, इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को हर वर्ष टेरी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इस बार का जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, इसका थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो थीम याद रखिएगा, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इस समिट के दौरान ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड भी दिए जाएंगे, जो कि 2005 से दिए जा रहे हैं। अगर दिए जाएंगे तो मैं कुछ आने वाली वीडियोस में आपको पढ़ा दूंगा। 2001 से ही ये जो टेरी है, ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। पहले इसका नाम था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये देख लीजिए, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली, ये इस स्लोगन पे काम कर रहा है। बात करें द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी की बात करें तो 1974 में स्थापना हुई थी, जब ऑयल क्राइसिस हुए थे तो उसके एक वर्ष बाद। फाउंडर कौन थे? दरबारी एस सेठ। हालांकि डायरेक्टर जनरल याद रखिएगा डॉक्टर अजय माथुर, इस समय टेरी के DG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉय रूट फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारी है। आपको बताना किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जॉय रूट इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इस समय कैप्टन भी हैं। जॉय रूट, ये देख लीजिए, जॉय रूट इंग्लैंड के कैप्टन है। जॉय रूट, इन्होंने अपनी 5th डबल सेंचुरी मारी है और फर्स्ट डबल सेंचुरी मारी है अपने 100वें मैच में, या फिर ये कह सकते हैं 100वें मैच में, 100वें टेस्ट मैच में फर्स्ट डबल सेंचुरी मारने वाले वर्ल्ड के एकमात्र बैट्समैन कौन है? जॉय रूट। अभी तक 100 यानी 100वें मैच में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 184 था, पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक का। हालांकि अब 100वें टेस्ट मैच में हाईएस्ट स्कोर किसका हो गया है? जॉय रूट का, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन भी हैं और इन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 यानी दोहरा शतक मार दिया है, जो कि पहले बैट्समैन का काम है। इंग्लैंड की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड के कैप्टन हैं, तो आपको कैपिटल पता ही है इसकी। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और यूके जो है, ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इन 4 कंट्रीज से मिलकर बना है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट लॉन्च करने के बाद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से अब पेपरलेस हो गई है? तो इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट को लॉन्च कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने पेपर को जो है बाइकआउट किया है। इससे पहले 2014 में लगभग पहली बार हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट असेंबली बनी थी जो कि पूरी तरह से डिजिटल हो गई थी, यानी आज से 6 वर्षों बाद। अब इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट लॉन्च कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश इस समय IT सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको याद होगा पंचायत के लिए डिजिटल पंचायत अवार्ड भी हिमाचल प्रदेश को भी मिले थे। तो आप देखिएगा, इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट अनाउंस की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ये फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन था हिमाचल प्रदेश का। आप देखिएगा, CM कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यह क्वेश्चन है, इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार, ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है
ये ऑल टाइम हाई चला गया है। जो लास्ट वीक की रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसके तहत 4.852 बिलियन डॉलर बढ़कर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है 590.185 बिलियन डॉलर। कितना हो गया है? 590.185 बिलियन डॉलर। ये आप देख लीजिए हाईएस्ट चला गया है लास्ट वीक में जो रिपोर्ट आई है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन है, इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हालांकि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है इसमें लार्जेस्ट पार्ट किसका होता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स का। इस समय इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट जो है 5.026 बिलियन डॉलर बढ़कर 547.218 बिलियन डॉलर हो गया है। तो आप देख सकते हैं जहां 590 बिलियन डॉलर आपका फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें 547 आपका सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट है। तो इतना होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। यह क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा अपना फर्स्ट एवर सीनियर क्लाइमेट एडवाइजर अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली नासा ने फर्स्ट एवर सीनियर क्लाइमेट एडवाइजर अपॉइंट किया है, यानी क्लाइमेट पर भी ध्यान देगी। गेविन सैमिट नासा के फर्स्ट एवर सीनियर क्लाइमेट एडवाइजर होंगे। ये हैं गेविन सैमिट, ये नासा के सीनियर क्लाइमेट एडवाइजर होंगे। आप ऐसा देखिएगा, आपको पता ही है नासा इस समय 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन इकोनॉमी पर काम कर रहा है। तो गेविन सैमिट को ये देखते हुए नासा ने अपना पहला क्लाइमेट एडवाइज़र अपॉइंट किया है। आपको याद रखना है पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड जो 2015 में साइन हुआ था COP21 के बीच में, तो आपको पता ही है ये लागू नहीं हो रहा है ढंग से। यूएस तो बाहर ही आ गया है, लेकिन नासा फिर भी कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट को कैसे भी कंट्रोल किया है, क्लाइमेट चेंज को। तो उसको देखते हुए गेविन सैमिट को नासा ने अपना पहला सीनियर क्लाइमेट एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडर कौन थे? ड्वाइट डी हाइजनहावर। जो जिम ब्रिडेस्टाइन थे नासा के एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया है और टेम्परेरी तौर पर किसी को बनाया गया है। जैसे ही कोई परमानेंट बन जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। यह क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी, इनको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इनको 2009 में भारत रत्न दिया गया था पंडित भीमसेन जोशी को। ये देख लीजिए, पंडित भीमसेन जोशी पहचानती होंगे आप। 2009 में इनको भारत रत्न दिया गया था। कर्नाटका से बिलोंग करते थे। जब मैं छोटा था तो एक सॉन्ग आता था नेशनल पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उसमें दिखाते थे इनको पंडित भीमसेन जोशी। जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन होता था, अब उसको भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा। आकाशवाणी द्वारा इंडियन कल्चर को, जो इंडियन का संगीत है उसको पॉपुलर करने के लिए हर वर्ष आकाशवाणी संगीत सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता था। अब क्या करेंगे? अब उसका नाम होगा पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। जाने माने क्लासिकल म्यूजिशियन से पंडित भीमसेन जोशी। 2009 में भारत रत्न दिया गया था, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्पिटल्स की आधारशिला, साथ ही साथ एक असोम माला प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने असम के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में वर्चुअल तरीके से असोम माला प्रोग्राम और 2 हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन जो है ले डाउन किया है। ये देख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा असम के सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन, साथ ही साथ हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के मेंटेनेंस के लिए एक असोम माला प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। तो असोम माला प्रोग्राम याद रखिएगा, हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के मेंटेनेंस के लिए है या फिर बनाने के लिए है। किस स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है? असम का। लॉन्च किसने किया है? पीएम मोदी ने। इसके साथ साथ पीएम मोदी द्वारा वेस्ट बंगाल में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। तो ये भी याद रख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल होगा, जिसको हल्दिया पोर्ट पर रखा गया है। किस द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। तो आप देखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, इसकी भी फाउंडेशन स्टोन रखी है पीएम मोदी ने हल्दिया पोर्ट पर। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। असम गवर्नमेंट चर्चा में आई तो अब देखिएगा, कॉलेज स्टूडेंट के लिए 2 स्कीम असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। तो ये याद रखिएगा। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल असम के। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और इंडिया का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी माजुली द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो असम में ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप रिसेंटली किस स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव की गई है?
तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप ये न्यू दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव की गई। किस द्वारा? न्यू दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। ये देख लीजिए, दिल्ली की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इसमें क्या होगा, जो 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे, पहली बात तो उनकी परीक्षा ली जाएगी, और जो 1000 स्टूडेंट होंगे बेहतरीन, उनको 5000 तक की साइंस स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना नई दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और नई दिल्ली खुद में एक यूनियन टेरिटरी है। कुछ समय पहले ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च किया था। स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया था। सीएम कौन है दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। और आप देखिएगा 1991 में संविधान संशोधन हुआ था 69th, उसी के द्वारा आर्टिकल 239 AA के तहत दिल्ली को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लीसा स्थालेकर रिसेंटली इनको किस कंट्री के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो लीसा स्थालेकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ये चौथी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बन गई हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया जो है सबको क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल कर रहा है। लीसा जो है ऑस्ट्रेलिया की चौथी फीमेल क्रिकेटर हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आप देखिएगा, ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्लेयर पोलासक ये है फर्स्ट वुमेन एम्पायर हैं जिन्होंने मेंस ODI में भी एम्पायरिंग की है, साथ ही साथ डोमेस्टिक मेंस गेम में भी एम्पायरिंग की है। और क्लेयर पोलासक कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों के जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।